आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में स्वागत है। हमारे पास जो आज स्रोत सामग्री है वो भारत की जनसंख्या के विस्तृत आंकड़ों पर आधारित है। और ये सिर्फ कोई आम चर्चा नहीं होने वाली है। बिल्कुल नहीं। आज का हमारा लक्ष्य है 2011 की जनगणना के आधार पर जो भारत की विशाल जनसंख्या थी, जो समय 121 करोड़ थी। जी, 121 करोड़। हाँ, तो उस आबादी के वितरण, घनत्व, वृद्धि और पूरे सामाजिक ताने बाने का एक बहुत ही सुपाच्य और दिलचस्प विश्लेषण करना, और इसे समझना बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। और इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए स्रोत सामग्री में एक ऐसा तथ्य है जो किसी को भी एकदम हैरत में डाल सकता है। वो उत्तरी अमेरिका वाला आंकड़ा है ना? हाँ, जरा इस बात पर गौर करें। अगर हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या को एक साथ मिला दें, तो भी भारत की कुल आबादी उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। देखें, यही बात इस पूरे विश्लेषण को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो ये महज कागज पर लिखे नंबर नहीं रह जाते। सही कहा। ये एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, उनके लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों की और एक देश की व्यवस्था की कहानी है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि देश के पास कितनी जमीन है या कितना पानी है। एकदम सही। इतनी बड़ी आबादी कहाँ रहती है, कैसे गुजारा करती है, ये सब समझना किसी भी देश के वर्तमान और भविष्य के लिए सबसे जरूरी बुनियादी कदम है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। जी, लेकिन पहली संपूर्ण और व्यवस्थित जनगणना 1881 में पूरी हुई थी। हाँ, 1881। तब से लेकर आज तक एक बात जो बिल्कुल साफ नजर आती है वो ये है कि जनसंख्या का फैलाव कभी भी एक समान नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं रहा। आंकड़े बताते हैं कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे गिने चुने राज्यों में रहता है। और अगर हम इन 4 राज्यों के साथ कुछ अन्य राज्यों को भी मिला लें तो देश की 76% आबादी सिर्फ इन्हीं कुछ राज्यों में सिमटी हुई है। 76%। और इसके ठीक उलट अगर हम देखें, जैसे जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड, वहाँ हिस्सा बहुत ही कम है। जम्मू और कश्मीर में लगभग 1%, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो 1% से भी कम। ये असंतुलन वाकई बहुत बड़ा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इसके पीछे के कारण। भौतिक और सामाजिक आर्थिक कारण। हाँ, भौतिक कारकों में सबसे अहम है जमीन की बनावट, जलवायु और पानी की उपलब्धता। मतलब जहाँ नदियां हैं और जमीन उपजाऊ है वहाँ लोग ज्यादा बसेंगे। बिल्कुल। पहाड़ या रेगिस्तान में जीवन कठिन होता है, इसलिए वहाँ आबादी कम है। और सामाजिक आर्थिक कारक कैसे काम करते हैं? देखिए, जहाँ खेती का विकास हुआ है या जहाँ परिवहन का अच्छा जाल है वहाँ लोग ज्यादा बसते हैं। जैसे शहरों की तरफ जो पलायन होता है। हाँ, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसे शहरों का उदाहरण लें तो वहाँ औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों ने एक चुंबक की तरह काम किया है। जमीन तो उतनी ही है, लेकिन अवसरों की तलाश में भारी पलायन हुआ है। और इसी बात से जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी का पहलू सामने आता है। जब लोग कुछ ही जगहों पर सिमट जाते हैं तो जमीन पर दबाव बढ़ना तय है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि 1951 में मात्र 117 था। सोचिए, महज 50-60 सालों के भीतर ही 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 200 से ज्यादा नए लोग जुड़ गए। संसाधनों पर ये एक बहुत बड़ा दबाव है और ये दबाव पूरे देश में एक जैसा नहीं है। क्षेत्रीय भिन्नताएं बहुत हैं। हाँ, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है जहां घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17। और दूसरी तरफ दिल्ली में ये आंकड़ा 11,297 है। बाप रे, 11,000 से ज्यादा। बिहार और पश्चिम बंगाल भी तो बेहद घने हैं। जी, बिहार में 1102 और पश्चिम बंगाल में 1029। लेकिन जो सामान्य घनत्व हम कुल आबादी को कुल क्षेत्रफल से भाग देकर निकालते हैं वो असली तस्वीर नहीं दिखाता ना। बिल्कुल नहीं। जमीन पर जनसंख्या के असली दबाव को समझने के लिए हमें कायिक घनत्व और कृषीय घनत्व को समझना होगा। तो श्रोताओं के लिए अगर हम इसे सरल भाषा में समझाएं, कायिक घनत्व का क्या मतलब है? कायिक घनत्व में हम कुल जनसंख्या को सिर्फ उस जमीन से भाग देते हैं जिस पर खेती की जा सकती है,
यानी निवल कृषित क्षेत्र। अच्छा, मतलब पहाड़ और बंजर जमीन को हटाकर सिर्फ खेती लायक जमीन पर आबादी का दबाव देखा जाता है। सही कहा। और कृषीय घनत्व में हम कुल कृषि जनसंख्या को निवल कृषित क्षेत्र से भाग देते हैं। कृषि जनसंख्या में कौन कौन आता है? इसमें कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार शामिल होते हैं। यानी किसान या मजदूर के हिस्से में असल में कितनी जमीन आ रही है? बिल्कुल। भारत जैसे देश के लिए ये दोनों पैमाने जमीन और इंसान के असली रिश्ते को उजागर करते हैं। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास को देखते हैं। हाँ, वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर तो 1.64% है। लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं था। स्रोत सामग्री के अनुसार पिछली एक सदी को हम 4 अलग-अलग चरणों में बांट सकते हैं। जी, प्राकृतिक वृद्धि यानी जन्म और मृत्यु दर, और अभिप्रेरित वृद्धि यानी प्रवास के आधार पर। पहला चरण 1901 से 1921 तक का है। इसे स्थिर या रुद्ध चरण कहा गया है। और 1911 से 1921 के बीच तो वृद्धि दर असल में ऋणात्मक रही थी। ऋणात्मक -0.31%। जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई। क्योंकि उस समय खराब स्वास्थ्य सेवाएं, निरक्षरता और भोजन का भारी अभाव था। महामारियों की वजह से जन्म और मृत्यु दर दोनों बहुत उच्च थी। सही कहा। फिर आता है दूसरा चरण 1921 से 1951 तक। निरंतर वृद्धि का चरण। हाँ, स्वास्थ्य और परिवहन में सुधार से मृत्यु दर गिरी, लेकिन जन्म दर उच्च रही। और 1920 की आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के बावजूद यह वृद्धि बहुत प्रभावशाली थी। बिल्कुल। इसके बाद जो तीसरा चरण है 1951 से 1981 का दौर, वो तो जनसंख्या विस्फोट का चरण था। जी, औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% रही। आजादी के बाद विकास कार्यों से जीवन स्तर सुधरा और मृत्यु दर तेजी से गिरी। और यहाँ हमें पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए ये भी उल्लेख करना चाहिए कि इस दौरान उच्च वृद्धि दर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का भी योगदान था। हाँ, स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों और पाकिस्तान से आने वाले लोगों के प्रवास ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। फिर हम पहुंचते हैं चौथे चरण में, जो 1981 से वर्तमान तक है। वृद्धि दर अभी भी उच्च है। 2025 तक 135 करोड़ होने का अनुमान है। लेकिन अब इसके बढ़ने की गति धीमी हो रही है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है महिलाओं की शिक्षा में सुधार और विवाह की औसत आयु का बढ़ना। इससे बहुत सकारात्मक बदलाव आया है, लेकिन ये सुधार भी पूरे देश में एक समान नहीं है। क्षेत्रीय भिन्नताएं यहाँ भी हैं। केरल में सबसे कम 9.4% वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि उत्तर पश्चिमी और मध्य राज्यों में ये दर अभी भी 20 से 25% के आसपास है। बिल्कुल। अब इस जनसांख्यिकीय बदलाव से एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, किशोर वर्ग। हाँ, भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवा है। विशेष रूप से किशोर यानी 10 से 19 वर्ष के लोग कुल जनसंख्या का 20.9% हैं, जिनमें 52.7% लड़के हैं और 47.3% लड़कियां हैं। ये भारत का भविष्य है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। अगर इस युवा ऊर्जा को सही दिशा ना मिले तो ये बहुत सुभेद्य हो सकते हैं। गंभीर चुनौतियां सामने हैं, जैसे कम उम्र में विवाह, महिला निरक्षरता और स्कूल छोड़ना। ड्रॉप आउट की समस्या बहुत बड़ी है। साथ ही मातृ मृत्यु दर, HIV, एड्स, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और किशोर अपराध भी। इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकारी नीतियां बहुत अहम हो जाती हैं। जैसे सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति लागू की थी। जी, जो 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए है। और 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति भी लाई गई, ताकि युवाओं की क्षमता का सही उपयोग हो सके और पूरे देश में कौशल विकास को एक मानक से जोड़ा जा सके। यह बहुत जरूरी कदम है। अब अगर हम भारत की सामाजिक बुनावट की बात करें तो गांव बनाम शहर का आंकड़ा बहुत रोचक है। हाँ, 68.8% आबादी गांवों में रहती है। देश में कुल 6,40,867 गांव हैं, जिनमें से 93.2% बसे हुए हैं। और राज्यों के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश और बिहार में ग्रामीण जनसंख्या बहुत अधिक है, और गोवा या मिजोरम में वहाँ आधे से कुछ ही अधिक लोग गांवों में हैं। दादरा और नगर हवेली को छोड़कर ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों में शहरीकरण उच्च है। हालांकि समग्र शहरीकरण सिर्फ 31.16% है,
लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण। यहाँ अतिरिक्त जानकारी के रूप में हमें सीमांत श्रमिक को भी समझना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 183 दिन या कहें 6 महीने से कम काम करता है। यही आर्थिक अस्थिरता लोगों को गांव से शहरों की ओर पलायन करने पर मजबूर करती है। पलायन के अलावा भाषाई विविधता भी हमारी सामाजिक बनावट का एक बड़ा हिस्सा है। ग्रियर्सन का सर्वेक्षण याद है आपको? हाँ, 1903 से 1928 के बीच का सर्वेक्षण। उसमें 179 भाषाएं और 544 बोलियां बताई गई थी। और आज हमारे पास 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, जबकि संस्कृत, बोडो और मणिपुरी सबसे कम। भाषा परिवारों की बात करें तो मुख्य रूप से 4 परिवार हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रिक जो 1.38% है, द्रविड़ 20%, चीनी तिब्बती 0.85%, और सबसे बड़ा भारतीय यूरोपीय या आर्य भाषा परिवार जी जो 73% है। इसी विविधता में धार्मिक संगठन भी आता है। अगर हम आंकड़े देखें, जो हमें पूरी तरह से तटस्थ होकर देखने चाहिए। बिल्कुल, 2011 के अनुसार हिंदू 83.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4% हैं। और इनका क्षेत्रीय वितरण भी बहुत स्पष्ट है। जैसे मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी और लक्षद्वीप में अधिक है। और सिख मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में संकेंद्रित हैं। तो इन सब का क्या अर्थ है? ये विश्लेषण से संख्याओं के बारे में नहीं है। सही कहा। श्रोताओं के लिए ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि हमारा समाज कैसे बना है, नीतियां कैसे तय होती हैं और हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। अब हम इस विस्तृत चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कोई ऐसा विचार है जो आप श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगी? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है इन आंकड़ों से। वो क्या? हमने देखा कि कैसे 1981 के बाद महिला शिक्षा ने जनसंख्या वृद्धि दर को धीमा किया और शहरीकरण ने गांवों से शहरों की ओर पलायन को बढ़ाया। हाँ, औद्योगिकरण के कारण लोग शहरों की तरफ भागे। लेकिन अब तकनीक बदल रही है। वर्क फ्रॉम होम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के तेजी से बढ़ने के साथ। क्या बात है, ये तो एकदम नया नजरिया है। क्या आने वाले दशकों में ये ग्रामीण नगरीय पलायन पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा? मतलब क्या अगली जनगणना में हमें मेगा सिटीज से वापस छोटे कस्बों की ओर एक नया ऐतिहासिक पलायन देखने को मिलेगा?